नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये सबसे ज़्यादा बच्चे शिकायत करते हैं कि हमें समझ नहीं आया। आज हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इतनी ईजी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इसके लिए आप पहले नोटबुक लेके बैठे और पेन लेके बैठे ताकि आप नोट करते रहें जो भी हम करवाते रहें। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई? इंट्रोडक्शन, नेशनलिज्म एंड इट्स फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर हैं इसके राइज के, अ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, द सिविल कोड जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे यूरोप के अंदर ये राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की जो साइंस है वो डेवलप होती है। 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना जो होती है वो क्या है? द रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो क्या है? द एज ऑफ रिवोल्यूशन, द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग की इमेजिन जो रोमांटिनिज्म है वो कैसे प्रभाव डालता है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, द रिवोल्यूशन ऑफ द रिवलर, उदारवादी क्या चाहते हैं। द मेकिंग ऑफ द जर्मन एंड द इटली, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, द स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन, यूनिक केस ऑफ ब्रिटेन है, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, डिफरेंस बिटवीन बोथ। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। नेशनलिज्म इज द डिवोशन टू वन नेशन, दैट इज नेशनलिज्म। किसी भी देश के प्रति देश प्रेम होना, उस देश के लिए समर्पित हो जाना, उसे ही हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म इज ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे जुड़े होने की भावना, एकता की भावना। द नेशनलिज्म इज द बिलीफ दैट योर ओन कंट्री इज बेटर देन अदर्स, कि ये सेंस डेवलप कर लेना कि मेरा देश सबसे महान है, दूसरे देश से कम नहीं है। ऐसे सेंस जागना, उसके प्रति प्रेम हो जाना, एक आइडेंटिटी होना, बिलोंगिंगनेस होना। जैसे फॉर एग्जांपल हम राष्ट्रगान गाते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं भाई, दर्शक भी खड़े हैं, खिलाड़ी भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम है, बिलोंगिंगनेस की सेंस है। इसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। यही राष्ट्रवाद किसी भी देश की यूनिटी के लिए, उस देश की शासन व्यवस्था के लिए सबसे ज़रूरी होता है। चलिए, फैक्टर्स दोज रिस्पॉन्सिबल नेशनलिज्म, कि किस कहीं भी नेशनलिज्म अगर उत्पन्न होता है, वहाँ पे डेवलप होता है, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर की हम बात करेंगे। ऐसे ही कुछ फैक्टर यूरोप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जब हम इंडिया की नेशनलिज्म की बात करेंगे तो कुछ फैक्टर्स, यही फैक्टर वहाँ भी हमारे काम आते हैं। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म होता है सामंतवाद। इसके अंदर क्या होता है? किंग अपॉइंट करता है एक ऑफिसर्स को फॉर द रेवेन्यू कलेक्शंस, और कुछ गाँव को उसके अंडर कर देता है। उस गांव के थ्रू वही आदमी क्या करता है? उन गांव से जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, उनसे कर वसूलता है। और टाइम टू टाइम ये अपनी आर्मी भी प्रिपेयर कर लेता है, और जब भी किंग को ज़रूरत पड़ती है आर्मी की, तो ये आर्मी भी प्रोवाइड करवाता है, रेवेन्यू भी देता है, और कुछ रेवेन्यू अपने पास भी रखता है। इसे बोलते हैं फ्यूडलिज्म। इसमें क्या होता है? पीजेंट्स और लोअर जो क्लास है उसका काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसलिए ये अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता है। इसलिए जब वहाँ पे ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया तो लोगों में जुड़ाव की भावना आने लगी थी, उनको सेंस आने लगे थे कि हाँ, यूनिटी, स्ट्रेंथ में ही यूनिटी है, इसलिए वहाँ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी। वीकनेस ऑफ रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर रहा था, जिसके अंदर पादरी जो थे, चर्च जो होता था उसका बहुत बोलबाला होता था, और चर्च में भ्रष्टाचार आने लग गया था। इसलिए इस रोमन एम्पायर में भी वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई थी, लोग अपने आप को आज़ाद करना स्टार्ट कर दिए थे।
फ़ॉरेन रूल, जब भी कोई फ़ॉरेन रूल आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लाता है, कुछ फ़िलॉसफ़ी लाता है, एजुकेशन लाता है या लोगों को एक्सप्लॉइटेट करता है। जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो लोग एक दूसरे को साथ खड़े हो जाते हैं, जब साथ खड़े होते हैं तो वो उनके अगेंस्ट जाते हैं और उस सेंस में वो लड़ाई की जो भावना आ जाती है उनके अंदर, वही कहीं न कहीं नेशनलिज़्म का एक कारण बनती है। रिएक्शन अगेंस्ट अनजस्टिस, और जब अनजस्टिस ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ लोग रिवोल्ट पे उतर आते हैं। जब रिवोल्ट करते तो एक आदमी तो रिवोल्ट नहीं कर सकता, एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए उसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन में जो अनजस्टिस के खिलाफ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में जुड़ने की भावना आती है, यूनिटी सेंस डेवलप होती है और वही सेंस आगे जाके क्या बन जाती है, नेशनलिज्म। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट राइटर्स, नॉवलिस्ट एंड फिलोसफर्स। जो ये राइटर्स होते हैं ये राइटिंग के थ्रू लोगों को जागृत करते हैं, सॉन्ग बनाते हैं, पोएम लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, या प्रेजेंट में जो रूल कर रहा है उनके खिलाफ वो बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी लोगों के अंदर क्या करते हैं, सेंस डेवलप करते हैं, यूनिटी की भावना लाते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं सोशल इशू से। राइज ऑफ मिडिल क्लास, तीन सोसाइटी में तीन है, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास लेस नंबर होते हैं, लोअर क्लास लार्ज नंबर होते हैं, पर ये रॉयल फैमिली होते हैं, इनके हाथ में राज सत्ता होती है, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है, ये लैंडलेस भी होते हैं कुछ, ज़्यादातर इसमें पीजेंट होते हैं, तो ये अपना काम करते थे, इनको कोई समझ नहीं होती, ये अपना शोषण सबसे ज़्यादा इनका होता रहता है। बीच में होते हैं मिडिल क्लास, ये होते हैं एजुकेटेड। और जब भी कोई भी रिवोल्यूशन करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं, और जब भी ये रिवोल्यूशन होगा उसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा मिडिल क्लास का, यही अवेयर करेंगे लोअर क्लास को, लोअर क्लास के बिना ये रिवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, और अपर क्लास करेगी नहीं, वो एक्सप्लॉइटेट करती रहती है। ये लोग सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, फिलोसफर, राइटर्स, नॉवलिस्ट, जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं वो इसमें आते हैं, इनको अवेयर करते हैं और इनके साथ चल के इनको मोटिवेट करके इनको हटा देते हैं, और वहाँ पे जो भी शासन पलटना होता है उसको पलट डालते हैं। नेक्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस। सबसे पहले जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी उसने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट किया था, और उससे ही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सेंस डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी कि हम भी लड़के हैं, यहाँ पे भी शासन ला सकते हैं। देखिए कहीं भी कोई रिवॉल्यूशन होगा उसका इफेक्ट दूसरे जगह देखने को ज़रूर मिलेगा, उसका आइडिया जो लोग उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, और उसके बारे में पढ़ के ही वहाँ से आइडिया लेंगे कैसे लोगों ने आज़ादी पाई, कौन कौन से तरीके अपनाए, कौन से हथियार हैं, तो उन चीज़ों के थ्रू ही दूसरे लोग भी नेशनलिज्म आते हैं। इसी के कारण से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद से यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म की जो सेंस है, लोगों के आज़ाद होने की, डेमोक्रेसी की डिमांड की, ये बातें चलनी स्टार्ट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। A French Revolution started in 1789, which was the first clear expression of nationalism, क्योंकि लोग वहाँ पे जुड़ गए थे, लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता आ गई थी, देश प्रेम जागृत हो गया था, और इसलिए उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वहाँ जो राज करते थे, वहाँ के जो किंग होते थे, उनको क्या कहा जाता था। नेक्स्ट, उन्होंने क्या डिमांड किया, अबोलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, की मोनार्की जो राजतंत्र है, राजतंत्र के अंदर क्या होता है, राजा का शासन होता है, और राजा क्या करता है, सारे आदेश देता है, कोई भी किंग होता है वही ऑर्डर पास करता है, उसकी एक वर्ड जो बोलता है वही रूल बन जाता है, तो वो कहते हैं कि इसको हटा दिया जाए और डेमोक्रेसी जो है वो ले आए। द आइडिया ऑफ ला पैत्रे, जिसे फादरलैंड कहते हैं, ले स्टोयन स्टीजन्स, उन्होंने कहा कि ये आइडिया वहाँ पे स्टार्ट किया गया कि फादरलैंड, ये हमारे फादरलैंड है और सिटीजन्स हैं हम इसके, और ये ही एक कम्युनिटी को जो है यूनाइट करने का एक तरीका था, और उन्होंने डिमांड की कि इक्वल राइट्स सबको दिए जाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ पे बनाया जिसके तहत उनको सारे राइट्स मिलने चाहिए। अब कौन कौन से स्टेप लिए गए ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन कौन से स्टेप या बदलाव वहाँ पे आ गए थे। अब फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, वहाँ पे एक नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट बना दी गई, जो अब सारे के सारे क्या लेगी, डिसीजन लेगी भाई।
इनकी पार्लियामेंट नेशनल असेंबली को क्या कहा जाता है, इनकी जो पार्लियामेंट थी उसको क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। लास्ट ईयर आपने जरूर पढ़ा होगा। अब मेक द फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने, फ्रेंच स्पीकर थे तो फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म लॉ। अब लॉ बना दिए, लॉ भी सबके लिए इक्वल, ये नहीं कि किसी को बर्थ प्रिविलेजेज मिलेगी, जो रॉयल फैमिली उनको अलग ट्रीट किया जाएगा या उनके सगे संबंधी उनको कुछ अलग ट्रीट किया जाएगा, नहीं, सबके लिए अब क्या हो गया, रूल जो बन गए वो सबके लिए इक्वल। हालांकि इक्वल नहीं थे उस समय, कुछ महिलाओं के लिए वोटिंग राइट नहीं था, कुछ लेबर क्लास को कुछ राइट्स नहीं मिले थे, लेकिन तकरीबन यूनिफॉर्मिटी आ गई थी लॉज के अंदर। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कस्टम सिस्टम। अब कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब भी एक राज्य, मान लीजिए एक राज्य है, वो दूसरे राज्य में कोई सामान सेल करना चाहता है, तो जब ये राज्य इस राज्य की सीमा के अंदर घुसेगा तो यहाँ पे एक कस्टम यानी कि एक टैक्स उसको देना पड़ेगा, जिसको हम सीमा कर बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो वो कस्टम ड्यूटी देने के बाद यहाँ पे व्यापार कर सकता है या इसको सेल कर सकता है। तो वहाँ जो फ्रेंच था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, और जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान लेके जाए तो कस्टम ड्यूटी लगती थी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटा दिया जाए, तभी तो यूनिटी आएगी। अब मान लीजिए देश के अंदर हम रुपए को मानते हैं, अब हर स्टेट, उत्तराखंड अपना, हरियाणा अपना और पंजाब अपनी करेंसी का देखे, जी नहीं हम तो ये लेंगे, हम ये लेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी थोड़ी रहेगी, ये तो अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जी ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए, अब इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज है, जो दूसरे देश से आएगा उस पर तो हम लेंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर जो व्यापार होगा उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगा। A student and the members of educated a middle class began setting up Jacobin Club. जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब था जिसके अंदर सारे ये एजुकेटेड जो पर्सन होते थे और मिडिल क्लास तकरीबन, वो इसको बनाते थे, और इसका उद्देश्य ये होता था लोगों को प्रेरित करना, मोटिवेट करने के थ्रू, यानी कि रिवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना, बदलाव लाना। A French army began to carry the idea nationalism abroad। और फ्रेंच आर्मी ये करने के बाद, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद, किंग को हटाने के बाद, वहाँ पे क्या कर दिया गया अब कि भाई अब क्या होगा, यहाँ पे हम हमारी आर्मी जो है ये आइडिया दूसरों को भी देगी, दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे जब फ्रेंच आर्मी जो है, और वहाँ पे जो फ्रेंच आर्मी जाती है वो अच्छे नहीं मानी जाती है, लोगों के ऊपर वो एक्सप्लॉइटेट करना स्टार्ट कर दी, टैक्स लगाना स्टार्ट कर दी, तो वो जो अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ में जो वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लोगों के राइट की, वोटिंग राइट्स की, तो ये वो नेशनल असेंबली जो होती फ्रेंच की, वो कहीं ना कहीं क्या कर पाती है, अकोमोडेट नहीं कर पाती, उनको अच्छे से नहीं कर पाती है, लोग उससे नाराज़ रहते हैं नेशनल असेंबली से, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं नेपोलियन। और वहीं पे नेपोलियन आते हैं, और नेपोलियन वहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे आने के बाद वो क्या करते हैं, थ्रू ए रिटर्न मोनार्की नेपोलियन हैड टू नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन दी फ्रांस। फ्रांस के अंदर क्या होता है, दोबारा से मोनार्की ला देते हैं, डिक्टेटरशिप आ जाती है। डिक्टेटरशिप या मोनार्की एक ही बात होती है। डिक्टेटरशिप में एक वन मैन रूल होता है, मोनार्की में मोनार्क यानी कि किंग रूल करता है। तो अब क्या हो गया है, नेपोलियन साहब आ गए हैं, और नेपोलियन क्या करने वाले हैं, अब बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं। इन्होंने अब सबसे पहला बदलाव यही कर दिया कि मोनार्की को दोबारा ला दिया है, और वहाँ पे क्या कर दिया है, डेमोक्रेसी को काट दिया है, भगा दिया है। Administrative field had incorporated evolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। अब इन्होंने बहुत सारे बदलाव करने स्टार्ट कर दिए हैं। बदलाव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत सारे बदलाव ला दिए, रिफॉर्म्स ला दिए हैं जो काफ़ी अच्छे थे। हालांकि दूसरे देश जो दूसरी कंट्रीज हैं इसको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि हमारा रूल क्या होगा, ऐसे चाहा तो नेपोलियन तो पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेगा, और इसलिए इसके खिलाफ भी जाते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये एक सिविल कोड लाते हैं, रिफॉर्म्स का सेट लाते हैं। सिविल कोड का मतलब है रिफॉर्म्स का सेट, सोसाइटी के लिए रूल्स। सिविल कोड मतलब सोसाइटी के लिए जो रूल्स बनाए थे नेपोलियन ने, इसको एज यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804 रिलीज किया गया था 1804 में बाय दी नेपोलियन। इसको क्या कहा जाता है, नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। ये क्या करता है, अबोलिश्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ।
बर्थ के बेस पे जो अधिकार मिलते थे, मान लीजिए कोई सामंत है, उसका लड़का है, वो सामंत ही बनेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, कुछ उनको प्रिविलेजेज मिलती थी, तो अब उसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, भाई कोई प्रिविलेजेज नहीं मिलेंगे तुम्हें, सब एक है। इस्टेब्लिश इक्वलिटी इक्वलिटी अभी फॉर दी लॉ। अब रूल ऑफ लॉ लाती है भाई, क्या ले दिया, रूल ऑफ लॉ, एवरी वन इक्वल बिफोर दी लॉ। भाई जो कानून तोड़ेगा उसको सजा तो मिलेगी। अब ये नहीं चलेगा कि ये तो राजा का बेटा है इसको छोड़ दो, या मंत्री का बेटा है इसको छोड़ दो, नहीं, अब जो फंस गया गया। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, अब राइट टू प्रॉपर्टी सबको मिलेगी, भाई किसी की निजी संपत्ति जो है उसकी निजी रहेगी, ये नहीं है कि राजा खोज लेगा, छीन लेगा, छीन के दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब खत्म हो जाएगा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन इतना जटिल था, इतना उलझा हुआ था वहाँ पे कि कोई काम अगर बिजनेस भी कोई करना चाहता है और उसके लिए कोई लाइसेंस लेना चाहता हो वो नहीं मिल पाता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, सबसे पहले सिंप्लीफाइड कर दिया, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होती है उनको अलग अलग काम सौंप दिया। आपका काम ये होगा, मेजरमेंट वाला मेजरमेंट करेगा, ट्रेडर्स को देखने वाला ट्रेडर्स को देखेगा, और ये सारे काम सिक्वेंटली होते रहेंगे। Abolish a feudal system, freed a peasant from all dues। फ्यूडल सिस्टम जो मैंने अभी बताया था सामंतवाद, वो ख़त्म कर दिया, और पीजेंट्स का जब से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन किया जाता था, उनको बहुत सारे ड्यूज दिए जाते थे, उनके द्वारा चुकाए जाते थे, अब वो ख़त्म कर दिए गए, अब उनका कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को अब इम्प्रूव कर दिया गया है। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, अब कोई ज़्यादा कम नहीं हो सकता था। ये नहीं है कि एक मान लीजिए फ्रांस है उसके टुकड़े में टूटा हुआ, यहाँ पे अलग मेजरमेंट सिस्टम था, यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम था, इससे क्या होता था, ट्रेड करने में आसानी रहती थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अब ख़त्म कर दिया गया है। कॉमन नेशनल करेंसी, अब कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। अब ये नहीं है कि हर छोटी छोटी स्टेट अपनी करेंसी लेके बैठी है, फिर उनको क्या है, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है, अब एक्सचेंज करने में आती है तो वैल्यू की प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ें भी उन्होंने क्या कर दिया, अब ख़त्म कर दिया भाई। अब कोई गुड्स जो है एक्सचेंज कर सकते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में विद हेल्प ऑफ नेशनल करेंसी। अब क्या करता है, ये सारे रिफॉर्म होने के बाद जो नेपोलियन जो है, अब नेपोलियन के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है और फ्रांस के लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेनिस, मिलान एंड वर्साई, अ फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज ए मैसेंजर ऑफ लिबर्टी। वहाँ पे उनको वेलकम्ड किया जाता है कि ये तो एक स्वतंत्रता के क्या है, मैसेंजर हैं, इसलिए इनका स्वागत ज़ोर शोर से किया जाता है, और वहाँ के लोग भी उनसे प्रसन्न होते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। बट अब जब ज़्यादा हो जाता है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, लोग उससे नाराज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। It became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political reform freedoms। पॉलिटिकल देखिए क्या हो गया, अब ये इतने सारे बदलाव तो उन्होंने ला दिए, चेंजेस तो वहाँ पे आ गए बहुत सारे, लेकिन चेंजेस के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने थे वो नहीं आ पाए। अब क्या होगा, अब क्लैश होगा ना, कि यहाँ पे चेंजेस आ गया, दूसरी जगह चेंजेस नहीं आया, तो इसमें क्या होगा, अब पॉलिटिकल रिफॉर्म भी तो आने जरूरी थे ना, राजनीतिक सत्ता भी तो बदलनी चाहिए ना। अब दोनों हैंड टू हैंड चलते तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे चेंजेस तो आ गए, लेकिन सत्ता कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति के हाथ में रही, जिससे क्या होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग अच्छा क्या, वो काम ही अच्छे से नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, जब कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो कोई चीज़ भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब होता क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, साथ साथ नहीं चले तो उनसे क्या हो गया, टैक्सेशन, टैक्स जो था वो डे बाय डे इंक्रीज हो गया, लोगों पे सेंसरशिप लगी, पाबंदियाँ लगानी स्टार्ट कर दी, और फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती भर्ती, सेना में भर्ती करवाना, ये स्टार्ट कर दिया इनटू अ फ्रेंच आर्मी। अब क्या करने लगे, नेपोलियन सपना देखने लगा कि भाई मैं क्या करूँगा, अब पूरे यूरोप को मैं क्या कर लूँगा, कन्क्यूर सीज कर लूँगा, अपने अंडर कंट्रोल कर लूँगा, सारी यूरोप को जो है मैं सत्ता में ले लूँगा और सारे के सारे मैं राज करूँगा।
और यही रीज़न था कि इन्होंने दूसरी जो कंट्री थी, दूसरे जो जैसे ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, इटली था, ठीक है ना, रूस था, इंग्लैंड था, तो उन पे भी इन्होंने कंक्यूर करना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं इनको भी राज करना। यही इनकी गलती थी, इसलिए इनको 1815 वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में वाटरलू का एक युद्ध होता है, उसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है सब ने मिलकर। उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑल सिम टू ओवरवेग द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज, और ये क्या करते हैं, अब कंक्यूर करना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत तरीके से हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से एक सेंस वाटरलू के हार जाता है, तो वहाँ पे एक ट्रेटी होती है, तो वहीं पे ये जो सेंस है, यहीं से मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम ट्रीटी ऑफ वियना भी पढ़ेंगे जो भी होगी। अब क्या कहता है, द जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड divided into kingdoms, डच एंड द कैंटन्स, डुचीज एंड द कैंटन्स, कॉन्टेंट्स भी बोल देते हैं इसको, वोज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। अब ये सारी कंट्री, पूरी कंट्री का पूरा यूरोप ही जो था ना, पूरा छोटे छोटे डिवाइडेड पार्ट में था, हर कंट्री बहुत सारे टुकड़ों में टूटी हुई थी, और वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, वो अपने आराम से अपने राज करते थे, इनको एकता की भावना नहीं थी। दे डिड नॉट सीम दैट सेल शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉमन कल्चर, इनका कोई भी कल्चर नहीं था, कोई अलग अलग थे सब, कोई सेंस नहीं थी इनके अंदर कि भाई कलेक्टिवनेस होनी चाहिए, कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, इटली क्या है ये नहीं। छोटे छोटे जो इटली के अंदर छोटे छोटे पार्ट थे, उनके अलग अलग नाम थे, उन्हीं के नाम से वो जाने जाते थे। हर्सबर्ग जो एम्पायर है वो रूल करता था ऑस्ट्रिया के ऊपर और हंगरी के ऊपर। हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो स्वती मैंगलो बोलती थी, वाइल दी अदर हाफ स्पोक करती थी, वो डायलेक्ट्स करती थी, यानी कि वहाँ पे जो बोलने वाले थे वो भी अलग अलग थे, सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग थी, जब टुकड़ों में बटा हुआ था लैंग्वेज भी अलग अलग बोली जाती थी। पूरे यूरोप का यही हाल था। जो डोमिनेटेड ग्रुप थे वो बाउंड्री ऑफ द एम्पायर, एम्पायर जो उनकी बाउंड्री थी उनके आसपास रहते थे, ये हंगरी की बात बता रहा है। दी ओनली द टाइप बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टूगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस ऑफ द एम्पायर, और एम्पायर के द्वारा इन पे कुछ एलिगेंस लगाए जाते थे, यानी कि उनको रखा जाता था कि भाई किस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी शेयर करनी है। अब पूरा यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, सब अलग अलग है, करेंसी अलग है, कस्टम सिस्टम अलग है, कल्चर अलग है, रूलर राज करते हैं, इस रूलर के इनके साथ नहीं मिलते, इनके साथ। तो ये क्या है, ये एक नेशनलिज्म की सेंस नहीं है, यहाँ राष्ट्रवाद की कोई सेंस नहीं। लेकिन जैसे ही फ्रेंच आर्मी आती है, अब फ्रेंच इनको क्या करता है, नेपोलियन जो इनको जीतना चाहता है, अब दूसरे रूल जो कंट्रीज हैं वो भी इनको एज ए मंडी के रूप में यूज करना चाहती हैं, तो तब आती है, तब इनको लगता है कि अब हमें एक होने की ज़रूरत है। इनके कुछ रूलर्स जैसे इटली और जर्मनी में यूनिफिकेशन आती है, उसी की तरह से ही चलते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले इसमें आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, कि यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। तीन थे भाई, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास एंड पीजेंट्री, ये तीन में बटे हुए थे। क्या थी इनकी कंपोजिशन, देखते हैं। देखिए, एरिस्टोक्रेसी यानी कि एरिस्टोक्रेसी अपर क्लास, जो विलासिता का जीवन जीने वाली है, उसमें क्या थी, लेस पॉपुलेशन थी, इनकी संख्या बहुत कम होती थी। मैंने बताया था ना, तीन ही होते हैं, अपर क्लास जिसको एरिस्टोक्रेसी बोले, मिडिल क्लास ये थी, और लोअर क्लास यानी कि पीजेंट्री। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होगी वो पीजेंट्री की होगी, लेकिन एरिस्टोक्रेसी क्या होगी, सबसे कम जनसंख्या होगी। और ये क्या करेंगे, हाई क्लास डोमिनेटिंग पीपल होंगे, कि ये सबसे हाई क्लास में रहेंगे, राज सत्ता का मज़ा लेंगे, रॉयल फैमिली इनकी होगी, उनके फ्रेंड होंगे, और जितने भी प्रिविलेजेज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ये कि ये इंजॉय करेंगे। लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार होंगे, इनके पास बहुत सारी लैंड होंगी। हैड ऑल राइट्स, सारे राइट्स, वोटिंग राइट का लीजिए, नियम बनाने के, रूल्स बनाने के, राजों को हटाने के, करने के, जितने भी राइट्स होंगे वो सारे के सारे इनके द्वारा इंजॉय किए जाएंगे। उसके बाद आएगी मिडिल क्लास भाई, मिडिल क्लास जो होगी वो लेस नंबर में होगी इनसे,
इनसे तो ज़्यादा होगी लेकिन पीजेंट्री से लेस होगी। तो इनसे थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी मिडिल क्लास की, लेकिन ये क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। दे डिमांडेड लिबरल नेशनलिज्म, और ये ऐसी नेशनलिज्म की डिमांड करेंगे, ये सत्ता को परिवर्तन की बात करेंगे, ये राइट्स की बात करेंगे, ये इक्वलिटी की बात करेंगे, ये लिबर्टी की बात करेंगे। इनमें कौन कौन होंगे, डॉक्टर, टीचर्स, ट्रेडर्स, एडवोकेट्स, स्टूडेंट, क्लर्क, ये सारे के सारे क्या होंगे, मिडिल क्लास में होंगे। एक लास्ट रहती है, वो होती है पीजेंट्री। अब पीजेंट्री जो है वो ह्यूज पॉपुलेशन में होगी, 80% जो होगा नहीं वो पीजेंट्री होगी। 15% आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास होगी, और 5% जो होगी ना वो एरिस्टोक्रेसी होगी। ये कंपोजिशन होती है ज़्यादातर, और यूरोप के अंदर ऐसी कंपोजिशन थी ड्यूरिंग दैट टाइम। ये कौन थे, लो क्लास पीपल थे, ज़्यादा जनसंख्या थी, लो क्लास पीपल थे, अनएजुकेटेड थे, लैंडलेस भी थे, पीजेंट भी थे। लैंडलेस तो इसलिए थे क्योंकि जितने भी लैंड रोड्स थे उनके अंदर ये काम करते थे, इनको काम करवाया जाता था, ना कि इनके नाम पे कोई ज़मीन होती थी, इसलिए ये लैंडलेस होते थे। फार्मर जरूर होते थे, पीजेंट जरूर होते थे, लेकिन ये एज ए रेंट पे काम करने वाले होते थे। फिर हैड नो राइट्स, इनको कोई राइट नहीं होता था। इनको इतना, कई जगह तो इतना भी राइट नहीं होता था कि ये एक मैनर, मैंने मतलब जो सामंत है उसकी ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। एक तरह से स्लेव भी बनते थे, स्लेव भी इन्हीं की कैटेगरी में आ जाते थे, उनको भी जाने का अधिकार नहीं होता था। ऐसे ही इनको भी छोड़ के जाने का अधिकार नहीं होता था। तो ये हमने आज कर लिया इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट बनाएंगे दूसरा पार्ट, इसको देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।